Hello students, let's study some basic terms related with the genetics. First of all, let's study allele और allelomorphs. कल हम लोगों ने फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था, जीन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फैक्टर और जीन जो है वो एक ही चीज है। तो allele मीन द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर, की अल्टरनेटिव फॉर्म एक कैरेक्टर की जो अल्टरनेट आइदर दिस वन और दैट वन, ये वाली या ये वाली, that is known as the allele. For example, this is the tall and dwarf. This is the one character. ये one character है जो एक पॉपुलेशन के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ ट्रेट और कैरेक्टर, कि एक ट्रेट की या कैरेक्टर की जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, तो वो क्या हो सकती है। कैरेक्टर क्या है, लेंथ, हम लोग जो है वो हाइट को जो है वो ले रहे हैं, कैरेक्टर इज द हाइट, ओके। तो या तो वो टॉल होगा, लंबा होगा वो, या फिर वो क्या होगा, छोटा होगा, ओके। तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म आप समझ गए होंगे। द allele मीन द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ ट्रेट और कैरेक्टर, कि आइदर दिस वन, या तो ये वाली या फिर ये वाली। व्हेन these allele they are similar in an individual, ठीक है, किसी इंडिविजुअल के बीच में अगर ये allele जो है ये क्या है, सिमिलर है। Every individual can have a two allele for a character, किसी भी एक कैरेक्टर के लिए किसी इंडिविजुअल के पास, ठीक है। जैसे मैं हूं, मेरी आंखों का रंग कैसा है, मेरे बालों का रंग कैसा है, उस कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए देयर आर द टू allele इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ओके। तो जब वो allele जो है वो एक जैसे होंगे, फॉर एग्जांपल टॉल के लिए मैं ये टी और टी टर्म यूज करता हूं, ये क्या है, दोनों एक जैसे हैं, देन द टर्म इज गिवन होमोजाइगस। क्या हम टर्म यूज करेंगे, होमो, when the two alleles they are similar to each other, then they are known as the homozygous. And यहाँ पर भी dwarf के लिए small t and small t, तो ये भी क्या है, homozygous. But in a hybrid, लेकिन जो एक हाइब्रिड इंडिविजुअल होता है, हाइब्रिड इंडिविजुअल के बीच में these character, these alleles they are different. For example, जैसे कि ये एक हाइब्रिड इंडिविजुअल है, ये क्या है, हाइब्रिड इंडिविजुअल है, और इसके बीच में ये सिमिलर नहीं है। These alleles in this individual, this allele they are not similar, so that is known as the heterozygous. तो आप allele भी समझ गए, ठीक है, allele allelomorph आप समझ गए, और उसके बीच में होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन जो है ये भी आप समझ गए, कि किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले किसी इंडिविजुअल के बीच में जो allele हैं वो एक जैसे हैं, तो हम बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन, और अगर वो क्या है, अलग अलग हैं, देन दे आर नोन एज द हेटेरोजाइगस कंडीशन। आगे आता है जीन लोकस, जो टर्म्स हैं ये आगे जेनेटिक्स में जो है वो यूज होंगी। जीन लोकस, जीन लोकस, जीन लोकस द पोजीशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं भाई, इसके बीच में इस जीन की जो है वो पोजीशन कहाँ जैसे है, दैट इज नोन एज द जीन लोकस। एंड देन होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस मैंने आपको बताया। आगे इंपॉर्टेंट टर्म जो आ रही है दैट इज द जीनोटाइप, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ये दो टर्में हैं, आपको इनके बारे में समझना है। तो जीनोटाइप मींस सिंपल से वर्ड में द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल, द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, जेनेटिक बनावट जिसको हम लोग बोलेंगे। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम जीन को देखेंगे कि इंडिविजुअल किस प्रकार का है, उसकी जेनेटिक स्टडी, जीन लेवल की स्टडी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं टॉल लिखता हूँ,
tall. So T and T is the genetic constitution of a tall plant. लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये tall है? जब आपने इसको देखा, जब आपने इसको देखा. The physical character of an individual, physical constitution of an organism, जो बाहर से जब हमने इसको देखा तो फिजिकल, ठीक है ना, जो बाहर से हम लोगों ने इसको देखा, जो करेक्टर हम लोगों को नजर आया, तो टॉल हमने जेनेटिक कंस्टिट्यूशन लिखी. हमने उसको कैसे बनाया कि वो टॉल है? क्योंकि हमने इसको देखा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? टॉल. भाई टॉल है ये. तो ये हो गया इसकी फिनोटाइप, कि जो देखने पर करेक्टर हम लोगों को नजर आता है उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप. और जो हम उसके जब जीन को स्टडी करते हैं तो वहां पर जो उसकी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन हम लोगों को मिलती है वो हम लिखेंगे उसकी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन. आगे बात समझ में आपको? जीनोटाइप और फिनोटाइप. जीनोटाइप मीन कि उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन किस प्रकार का है, और फिनोटाइप मीन जो आपको देख करके करैक्टर उसका पता लग रहा है, दैट इज द. फॉर एग्जांपल ड्वार्फ के लिए, और ड्वार्फ है तो हम उसको लिखेंगे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. ठीक है भाई. कोई सीड है, कोई सीड है, अगर वो आपने देखा कि ये राउंड सीड है, ठीक है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कैरेक्टर क्या है? शेप कैसी है भाई? राउंड. राउंड शेप है तो हम उसको लिखेंगे आर एंड आर. ठीक है. तो ये उसकी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन हो गई. और जो फिनोटाइपिक मतलब जो आपने उसका फिजिकल कैरेक्टर जो आपको देख करके उसको पता कि ये गोल वाले ये राउंड सीड है, तो आपने लिख दिया वो राउंड. तो आप ये जीनोटाइप और फिनोटाइप समझ गए. अब प्योर लाइन भी है. प्योर लाइन हमने डिस्कस कर लिया है. प्योर लाइन, द जनरेशन ऑफ होमोलोगस इंडिविजुअल. प्योर लाइन मतलब जो होमोलोगस इंडिविजुअल है, जहां पर होमोलोगस अलील पाए जाते हैं, उसके जो आगे जनरेशंस होंगी, they breed truly for that character and they are known as the pure line. Okay. किसी भी जो होमोलोगस इंडिविजुअल है, उसकी जो जनरेशन होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है ना, वो बिल्कुल जैसे कि ये टॉल प्लांट है, टॉल, ठीक है, तो इसके जो बच्चे होंगे आगे वो सारे के सारे क्या होंगे? टॉल ही होंगे. तो हम इसको बोलेंगे प्योर लाइन. दैट इज द pure line that breed truly for a character for generation after generation, that breed truly for a characters. वो बिल्कुल उसी character के लिए जो है वो breed करता है. ओके, उसको हम pure line बोलेंगे. आगे आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस. थोड़ा सा हम अभी डिस्कस करेंगे मोनो हाइब्रिड. मोनो मतलब वन. डाई हाइब्रिड mean two, and monohybrid, dihybrid and polyhybrid, more than two, दो से ज्यादा, पोली बहुत ज्यादा. कि मोनोहाइब्रिड के बीच में हम क्रॉस करवाएंगे इन बिटवीन द टू इंडिविजुअल बाय टेकिंग वन कैरेक्टर इनटू कंसीडरेशन. कि हम एक टाइम में एक ही कैरेक्टर को जो है वो ध्यान में रख करके क्रॉस करवाएंगे. फॉर एग्जांपल कैरेक्टर क्या लिया हम लोगों ने? हाइट जो है वो कैरेक्टर हम लोगों ने लिया, और इसके मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो क्रॉस किसके बीच में करवाएंगे? टॉल क्रॉस विद द ड्वार्फ. एक कैरेक्टर लेंगे, सिर्फ एक टाइम में एक ही कैरेक्टर जो है वो ध्यान में लिया जाएगा, उसको जो है हम लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस. दूसरा है डाइहाइब्रिड. when two character they are taken into consideration at the similar time. For example, यहाँ पर हम लोग क्या कैरेक्टर ले लेते हैं? हाइट एंड शेप ऑफ शीट. अभी कितने कैरेक्टर आ गए यहाँ पर? दो कैरेक्टर, एक कैरेक्टर और दो कैरेक्टर. अब ये दो कैरेक्टर जो है वो एक साथ हम अपने ध्यान में रख करके जो है वो क्रॉस करवाएंगे. तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? ये प्लांट जो है वो क्या है भाई? टॉल है. और शेप ऑफ शीट, ठीक है ना, शेप ऑफ शीट क्या हो गई? टॉल एंड राउंड. इसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? टॉल एंड राउंड.
ओके, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो अल्टरनेटिव कैरेक्टर है इसके, तो टॉल का आ गया ड्वार्फ एंड राउंड की जगह आ गया रिंकल, ड्वार्फ एंड रिंकल। अगर इसकी ये तो देखो, ये हमने लिखा फिनोटाइप, जो देख करके हमने लिखा वो फिनोटाइप। अगर इसकी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन लिखनी है तो यहीं पे थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, तो ये लिखेंगे टी, यहाँ पर स्मॉल टी एंड स्मॉल। इसके लिए लिखना है तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, टी एंड आर और आर। मैंने बोला पहले भी, थोड़ी देर पहले बताया जब अलील, मैंने बताया कि किसी भी इंडिविजुअल के बीच में किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो अलील होते हैं। देयर आर द टू अलील्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग अ कैरेक्टर इन एन इंडिविजुअल। तो अब देखो, ये हाइट को कैरेक्टर करने से इंडिविजुअल के बीच में दो है, और ये साथ में शेप ऑफ द सीड को भी कंट्रोल कर रहे हैं। और इसका ऑपोजिट अगर हमने लिखना है अल्टरनेटिव कैरेक्टर, स्मॉल टी स्मॉल और स्मॉल। ठीक है भाई। और वैसे ही पॉली हाइब्रिड के बीच में दो से ज्यादा कैरेक्टर जब हम कंसीडर करते हैं किसी क्रॉस के बीच में, जब हम क्रॉस पॉलिनेशन जो है, क्रॉस हाइब्रिडेशन का जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस। आगे बसन में जो हम आपके लेवल के ऊपर सिर्फ ये दो ही जो चीजें हैं, इनके ऊपर आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट, पॉली हाइब्रिड क्रॉस हम कोई भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस ही जो है वो आपके लिए, आपके सिलेबस के बीच में है। ये दो चीजें आपने समझ ली। उसके बाद आता है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस उल्टा कर देना, जैसे हम बोलते हैं वाइस वर्सा। ओके, जैसे कि हम यहाँ पर पेरेंट्स लिख रहे हैं, पेरेंट्स के बीच में हम क्रॉस करवा रहे हैं, तो एक हमने लिखा टॉल एंड दूसरा हमने लिखा ड्वार्फ। ये है पेरेंट्स जो हमने सिलेक्ट किए हैं। अब इसके लिए हमने टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इनके बीच में क्रॉस करना है। तो मान लो पहले ये टॉल जो है, ये हमने मेल, ये मेल का निशान होता है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर लिख लो, या फिर चलो सिंपल सा आप ये लिख लो मेल, और ये लिख लो फीमेल। कि जब हमने साथ में, आप ये निशान भी बना लो इस प्रकार से, कि जब हमने ये क्रॉसिंग का एक्सपेरिमेंट हम करवाने लगे, क्रॉसिंग का एक्सपेरिमेंट जब हम करवा रहे हैं, तो हमने इस ब्रांच पे लिए हैं पोलन ग्रेन, लिए हैं पोलन ग्रेन लिए हैं, और जो फीमेल पार्ट है इसका जो है वो स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ओवरी के बीच में एग होता है, तो इसका जो स्टिग्मा है उसके ऊपर पोलन ग्रेन को डस्ट करना होता है। ओके, तो इसके पोलन ग्रेन लिए हैं, और इसका जो है वो पौधे का क्या है, फीमेल पार्ट जो है वी कैन टेकन इनटू कंसीडरेशन। और जब रेसिप्रोकल का क्या मतलब हुआ कि पहले हमने इस प्रकार से क्रॉस करवाया, और जब फिर से दोबारा अगर क्रॉस करवाना होगा तो ये फीमेल, और इसको हम लोग जो है वो क्या बना देंगे, मेल। यानी कि अब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, हर एक फ्लावर के बीच में मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, तो अब इसको जो है हम मेल बना देंगे, और इसको जो है हम लोग फीमेल बना देंगे। यानी कि इसके जो है वो पोलन ग्रेन लेंगे, और इसका जो है वो फीमेल पार्ट है स्टिग्मा स्टाइल इसके जस्ट के ऊपर जो है वो डस्टिंग है। रेसिप्रोकल क्रॉस, उल्टा कर देना, पहले जिसको मेल लिया था बाद में उसको फीमेल ले लेना, तो जिसको पहले फीमेल लिया था उसको बाद में मेल पार्ट जो है वो दैट कैन टेक इनटू कंसीडरेशन। आगे आते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज द जीनोम। Genome means the total genes which are present in a haploid set of chromosome in an individual. That is known as a genome. Okay, मतलब जैसे कि ह्यूमन बीइंग का क्रोमोसोम नंबर है 46, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का क्रोमोसोम नंबर है 46। इसमें से जो 23 क्रोमोसोम है वो कहां से आए, मदर से आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23। ओके, और दूसरे जो 23 हैं वो आते हैं, मतलब मदर से आए उसको मैटरनल, और जो फादर से आते हैं दैट द पैटर्नल।
P। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 20, ये टोटल हो गए 23। तो हमने बोला कि जीनोम क्या है, हैप्लॉइड सेट मतलब एक अकेला सेट, इसके में 2 सेट क्रोमोसोम के हैं, ह्यूमन बीइंग के बीच में, मेरे बीच में, आपके हर एक सेल के बीच में देयर आर द 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम देयर इन ईच एंड एवरी सेल के बीच में 2 सेट क्रोमोसोम के देखने को मिलते हैं, एक मदर की साइड से, एक फादर की साइड से। तो ये हैप्लॉइड, दिस इज नोन एज द हैप्लॉइड। ये एन और ये एन तभी एक मिलकर के जो है वो क्या बनते हैं, 2n बनते हैं। तो हमने बोला जीनोम क्या हुआ कि जितने भी जीन जो एक हैप्लॉइड सेट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज द जीनोम। अगर हम ऐसे सिंपल से पूछ लें कि बड़ी द जीनोमिक नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो क्या दो, क्या है, दो, क्योंकि 2 सेट है क्रोमोसोम के, दिस नंबर इज इक्वल टू 2, एक मदर का, एक फादर का। तो उसके बाद आता है जीन पूल। जीन पूल, पूल का मतलब ऐसे होता है गड्ढा, जीन पूल। Gene pool, the total number of genes which are present in a population। एक पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होता है, द ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स। ठीक है, कि जो इतने भी पॉपुलेशन हम कंसीडर करते हैं, उसके बीच में जो है वो द जीनोटाइप ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पॉपुलेशन, किसी एक पॉपुलेशन के जो है वो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो जीनोटाइप है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, उसको हम लोग जो है वो जीन पूल कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक टर्म्स जो हम लोग स्टडी करेंगे अभी। जो आपके जितना भी हम लोग आगे स्टडी करेंगे उसके बीच में ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स को बार बार एक्सप्लेन नहीं किया सकता, बोलने के ऊपर ही जो है अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि इसका जो है ये वाला मतलब है। नो, अब हम लोग मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो उसने किया, व्हाट आर द वेरियस रिजल्ट ऑफ द मेंडल एक्सपेरिमेंट, अब मैं इसको डिटेल में आपको करवाऊंगा। गैमीट्स किस प्रकार से बनाते हैं, पुनेट्स के हम किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से इसको जो है वो लिखा जाता है, वो सारा जो है वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट या हम लोग मेंडल ने क्या किया, हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस से जो है वो शुरू करते हैं। मोनो hybrid cross. Okay, let's take into consideration the only one character at a single time. जब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे पेरेंट्स, पेरेंट्स जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं, एक हमने सिलेक्ट किया टॉल और दूसरा है ड्वार्फ। हम साथ में यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज द मेल पार्ट जो है हमने सिलेक्ट किया और ये फीमेल हमने वो सिलेक्ट किया। पेरेंट्स के बाद जो पेरेंट्स होंगे वो क्या बनाएंगे भाई, गैमीट। तो पेरेंट्स की हम लोगों को यहाँ पर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। तो टी और टी, मैंने बोला हर एक इंडिविजुअल के बीच में किसी फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 अलील होते हैं, ये और ये स्मॉल। अब जैसे कि मैंने आपको पेरेंट्स का एग्जांपल दिया, ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल दिया ना 46, तो 23 कहां से आए, मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं क्रोमोसोम। एंड दीज आर द होमोलॉगस, ये एक जैसे होते हैं, दे आर द होमोलॉगस क्रोमोसोम, तभी इनको होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एक सेट दूसरा सेट, ठीक है। मान लो अगर द कलर ऑफ आई को कंट्रोल करने वाला जीन जो है वो कहीं अगर मदर के क्रोमोसोम पे यहाँ है, तो वो सेम फादर के क्रोमोसोम के ऊपर भी वहां होगा। तो इनके कलर ऑफ आई इज कंट्रोल्ड बाय द 2 अलील्स, 2 अलील। तो वैसे ही ये अपने यहाँ पर भी यही सेम चीज जो है वो कंसीडर करनी है। अब ये हो गया इसका जीनोटाइप, ये क्या हुआ, जीनोटाइप, पेरेंट्स, जीनोटाइप। अब हम लोगों ने क्या, पेरेंट्स जो है वो क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के बीच में स्पर्म और ओवम बनता है, तो स्पर्म और ओवम जो है वो क्या होते हैं, दे आर हैप्लॉइड। स्पर्म और ओवम जो है वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। जो मेल होगा वो क्या करेगा, वो स्पर्म बनाएगा, फीमेल होगी वो क्या बनाएगी, एग बनाएगी। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पर भी जब ये गैमीट बनाएगा, तो इसमें जो गैमीट बनने के जो है वो 2 चांसेस हैं, टी और टी गैमीट जो है ये बनाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गैमीट्स, और इधर के इसके गैमीट्स भी इस प्रकार से लिखे जाएंगे, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। राउंड करने की जरूरत नहीं होती है, ये मैंने यहाँ पर राउंड कर दिया, आप सिंपल लिख सकते हैं इसको। गैमीट्स जब बनाएंगे तो वैसे तो जब होमोजाइगस कंडीशन होती है तो हम गैमीट्स जो है वो सिंपल ऐसे लिख सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओनली वन। लेकिन अभी मैं आपको नया नया समझा रहा हूँ, इसलिए कंफ्यूज नहीं आपने होना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ये गैमीट्स जो है ये इसके द्वारा बनाए जाएंगे। एक जैसे है ना, तो हम वैसे स्मॉल टी इधर लिख दो, इधर बड़े वाला टी कैपिटल टी लिख दो, वो काम चलेगा। ओके, तो ये गैमीट्स जो है इन लोगों ने या जो है वो पेरेंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। अब इसके बाद करवाई जाएगी क्रॉसिंग। इसका पोलन ग्रेन, इसका जो है वो स्टिग्मा के ऊपर डस्ट करना है। तो क्रॉसिंग जब करवाई जाएगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रॉसिंग। क्रॉसिंग हमने करवाई, और क्रॉसिंग करवाने के बाद अब देखो जब सिमिलर कंडीशन है तो हम लोग सिंपल एक टी और एक इधर से जो है वो मिक्स कर देंगे। ओके तो ये हमारे पास आ गई F1 जनरेशन। ये क्या आ गई, F1 जनरेशन, जो कल हमने पढ़ा था फर्स्ट फिलियल जनरेशन। एंड दिस इज द हाइब्रिड। ये क्या है, हाइब्रिड संकर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं दैट हैव द कैरेक्टर्स ऑफ टू पेरेंट्स। मतलब हाइब्रिड जो है वो ये बनता है। अब जो हाइब्रिड होगा, अब ये कैसा होगा, अब टॉल और ड्वार्फ पेरेंट्स हम लोगों ने लिया, ये चीज बड़ी समझने वाली है यहाँ पर। तो जो F1 हाइब्रिड हम लोगों को मिलेगा, क्या अगर मान लो टॉल ये 6 फुट है, ये ड्वार्फ जो है ये 4 फुट है, तो जो हाइब्रिड बना, क्या वो उन दोनों के बीच का होगा 5 फुट? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो F1 हाइब्रिड होगा दैट इज आल्सो टॉल, ये भी क्या होगा, टॉल ही होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में देंगे हम, ये भी क्या होगा, टॉल ही होगा। ओके तो क्या होता है वैसे हाइब्रिड में, चलो यहीं पे बता देता हूं, द कैरेक्टर आउट ऑफ द टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स में से जो भी कैरेक्टर जो है वो F1 हाइब्रिड में अपीयर होता है, उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। जो कैरेक्टर अपीयर होगा उस कैरेक्टर को बोलेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर। कुछ भी हो, चाहे वो दो कैरेक्टर हम लोगों ने लिए हैं, जो कैरेक्टर F1 में अपीयर होगा उसको बोलेंगे हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर। दोनों नहीं अपीयर होंगे, दोनों में से कोई एक ही जो है वो अपीयर होता है। जो भी कैरेक्टर अपीयर होगा दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो नहीं हो पाता है, the character which is unable to express itself in the presence of other, दूसरे की प्रेजेंस में जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, दैट इज नोन एज द रिसेसिव। तो हम लोग बोलेंगे कि ये कौन सा है भाई, ये टॉल हाइब्रिड है। कौन सा है, इसमें टॉल है। इसका मतलब यहाँ जो कैरेक्टर जिसने अपने आप को एक्सप्रेस किया वो कैरेक्टर है टॉल। ठीक है, तो ये आ गया मेंडल का जो पहला वाला जो एक्सपेरिमेंट था F1 हाइब्रिड था। अब मेंडल ने क्या किया, इसका जिक्र है ना, मेंडल ने अब करवाया इसकी सेल्फिंग। क्या करवाई, सेल्फिंग, सेल्फ पोलिनेशन जो है वो करवाई। जब इसने इसकी सेल्फ पोलिनेशन करवाई है तो क्या होगा यहाँ पर, अब मैं आपको बड़े सिंपल से तरीके से समझाने के लिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर जो है P एंड P, ये आया हमारे पास F1, ये आया हमारे पास F1, वो जो चीजें लिखी वही। अब हम लोगों ने इसके बीच में सेल्फ पोलिनेशन करवानी है, तो सेल्फ पोलिनेशन अब मेल और फीमेल हम लोगों को सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना, तो यही सेम मेल और इसी प्रकार के कैरेक्टर का जो है वो दूसरा फीमेल, ये मेल और ये फीमेल। इसके बीच में यहाँ पर लिख लो सेल्फिंग। सेल्फिंग हम लोगों ने इसके बीच में करवानी है, तो पहले हम लोगों को पेरेंट्स सिलेक्ट कर लिए हम लोगों ने, उसे बुक्स में डायरेक्ट दिया होगा। मैं आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा लेंथी कर रहा हूँ। ये पेरेंट्स आ गए, फिर से क्या आ गए भाई, पेरेंट्स। अब हमने पेरेंट्स से सीधे गैमीट्स, तो इसमें गैमीट्स दो तरह के बनेंगे। अब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है ना, तो नेचुरली है हमें यहाँ पर दो तरह के गैमीट्स जो है वो बनेंगे, और यहाँ पर भी दो तरह के गैमीट्स आपको मिलते हैं इस प्रकार से। अब इनके बीच में क्रॉसिंग होगी,
इनके बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग जो है वो इनके बीच में करवाई जाएगी। अब इनके बीच में क्रॉसिंग किस प्रकार से आपने करवानी है, मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका जो है वो आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक तरफ आप टी, दूसरी तरफ स्मॉल टी, हम लोग एक पुनेट स्क्योर जो है वो यहाँ पर बनाएंगे। इनके बीच में आप इस प्रकार से लाइन लगा दो, यहाँ पर आप टी और यहाँ पर नीचे स्मॉल टी, ये है गैमीट्स, these are the gametes। ये इसके गैमीट्स इस तरफ को लिख दो और इसके गैमीट्स जो है वो इस प्रकार से लिख दिए जाएंगे। क्या है ये गैमीट्स, ये वाले जो गैमीट्स हैं इनको हमने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब जो क्रॉसिंग के बाद जो प्रोजेनी होगी वो किस प्रकार से बच्चे जो है वो आगे बनेंगे, तो ये देखो टी एंड टी, टी स्मॉल टी, टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो रिजल्ट क्या मिलते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन, कि इनके बच्चों की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी आती है यहाँ पर, अब ये क्या है टॉल, ये क्या है, अब देखो इसको, ये टॉल है तो नेचुरली है ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, मगर ये करैक्टर विच इज नॉट प्रेजेंट इन द F1, जो करैक्टर F1 में हम लोगों को देखने को नहीं मिला, वो करैक्टर कहां पर जो है वो अपीयर हो जाता है F2 के बीच में। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि तीन जो है वो क्या हुए, टॉल मिलते हैं हम लोगों को, और एक जो है वो क्या मिलता है, ड्वार्फ मिलता है। ये हो गई फिनोटिपिक कंस्टिट्यूशन। जो अब जब हमने देखा, जब हमने इन सीड्स को जमीन में लगाया तो हम लोगों को इस प्रकार से जो है वो मिलते हैं, यानी हमें मिले 3:1 की रेशियो में, इस प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं 3:1 की रेशियो में। मगर दूसरी तरफ जब आप ध्यान से देखेंगे इनको, हम लोग बोलेंगे कि व्हाट इज द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, तो हम लोग यहाँ पर थोड़े और कंफ्यूज होंगे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन है, मगर यहाँ पर क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जेनेटिक कंस्टिट्यूशन 1 प्योर टॉल 1:2:1, ये आ गई जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। और जो 3:1 की रेशियो में मिले, ये मिली फिनोटिपिक कंस्टिट्यूशन, फेनोटाइपिक रेशियो 3:1। तो ये आ गए हमारे पास है F2 तक के रिजल्ट। अब मेंडल ने एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और यहाँ पर किया, उसने जो, अब मैं इन रिजल्ट को यहाँ पर लिख देता हूँ, इसी प्रकार से लिखता हूँ, टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, ये जो हाइब्रिड हम लोगों को मिले, और ये मिले स्मॉल टी और स्मॉल टी। ओके, यही रिजल्ट हम लोगों को जो है वो कहां पर मिले थे, F2 जनरेशन के बीच में मिले। जब मेंडल ने क्या किया, द सीड व्हिच इज कलेक्टेड बाय दिस ड्वार्फ प्लांट, और उसने इनको जमीन में लगाया, इसकी प्रोजेनी जो है वो आगे तैयार की, तो इसने फाइंड आउट किया कि इसकी चाहे वो फर्स्ट जनरेशन आई, सेकंड आई, थर्ड आई, फोर्थ, तो जितने भी आगे इसके बच्चे हुए वो सारे के सारे जो है वो क्या हुए, ड्वार्फ ही उसको मिलते हैं। ठीक है, मगर गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ हुई उसमें, जब इनको, अब उसको क्या पता था, उसने तो जमीन में लगाया, ये सारे के सारे टॉल थे, ये सारे के सारे क्या थे, टॉल थे, जितने भी उसने ये जमीन में लगाया। फिर उसने फाइंड आउट किया कि इसमें से जो 33% थे, ठीक है, 33% जो प्लांट थे वो आगे टॉल ही पौधे दिए उन्होंने, चाहे एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3, 4 तक, वो क्या दिए, सारे के सारे जो उसके जो बच्चे आए वो क्या आए, टॉल ही मिलते हैं। मगर he find out that कि इसमें से 66% जो सीड मिले, they do not breed truly, उन्होंने ट्रूली ब्रीड नहीं किया। they find out that they breed, आगे उन्होंने 3:1 की रेशो में ही ब्रीड किया, कि मतलब वहां से जो सीड मिले उनमें से 3 जो है वो क्या हुए, टॉल, और 1 जो था वो ड्वार्फ उसको मिला। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट जो है वो उसको जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो देखने को मिलते गए। और फिर से वही बात आ गई कि जो ड्वार्फ है ये तो ट्रूली ब्रीड करेगा, इसकी चाहे जितनी भी जनरेशन आ जाएगी वो ट्रूली ब्रीड करेगी। मगर यहाँ पर फिर से जो 33%, यहाँ से फिर से 33 और 66% में जो है ये
अलग अलग होते चले जाएंगे जितने भी जनरेशन तक जो है ये कर लेंगे। तो यहाँ से जो रिजल्ट देखने को मिले वो रिजल्ट क्या देखने को मिले कि F2 जनरेशन के बीच में जो 1/4 प्लांट थे, ये वाले 1/4 which are dwarf, they breed truly, and the remaining जो बाकी जो थे they 1/3 जो रह गए वहां पर they do not breed truly, पर out of them जो 33% थे they breed truly for their tallness, but the remaining जो थे वो हाइब्रिड थे एंड वो फिर से 3:1 की रेशो में ही उन्होंने आगे तक ब्रीड किया। तो दीज आर द रिजल्ट ऑफ दिस मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक दो चीजें जो है वो देखी, वो क्या देखी हम लोगों ने कि F1 के बीच में जो इम्पोर्टेंट चीज है, the characters which are appeared in the F1 they are known as the dominant character, and the character which are not able to express themselves in the presence of this dominant gene they are known as the recessive। और एक चीज और इसने जो है वो आगे चल करके देखी कि जो F1 में जो कैरेक्टर नहीं है वो कैरेक्टर जाकर के F2 के बीच में जो है वो अपीयर हो रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ड्वार्फनेस का कोई कैरेक्टर नहीं था, पेरेंट जरूर ड्वार्फ था, यहाँ पर नहीं था, मगर आगे चल करके ड्वार्फ जो है वो अपीयर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर, देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर के, चाहे भाई एक टॉलनेस का जीन और दूसरा ड्वार्फनेस का जीन जो है वो कुछ समय के लिए जो है वो एक साथ आए F1 के बीच में, लेकिन यहाँ पर ब्लेंडिंग नहीं हुई, यहाँ पर मिक्सिंग जो है वो नहीं हुई कैरेक्टर्स की। अगर मिक्सिंग होती तो जो F1 हाइब्रिड होता ना, वो 6 फुट और 4 फुट का जो मैंने एग्जांपल दिया वो कहीं बीच जैसे होता, ऐसा नहीं हुआ। ओके, ओनली out of the two only one character can appear, उसको हमने dominant बोला, and which is unable to express itself, that is the recessive। और आगे चल करके फिर हम लोगों को जो रिसेसिव कैरेक्टर है, जो ड्वार्फ पेरेंट कैरेक्टर है, वो F2 जनरेशन के बीच में देखने को मिला। अगर भाई यहाँ पर मिक्सिंग हो गई होती तो ये कैरेक्टर यहाँ देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब कि चाहे ये दो अलग अलग अलील which is controlling the which are the alternative form of a character, वो दो थोड़े टाइम के लिए जो है वो एक दूसरे के पास आते हैं, रहते हैं, मगर उनकी मिक्सिंग नहीं होती है। वो आगे चल करके जब ये फिर से गैमीट वगैरह जो है वो यहाँ पर बनते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं और ये अपनी मर्जी से आगे चल करके जुड़ते हैं, जिसके कारण हम लोगों को पेरेंटल कॉम्बिनेशन फिर से आगे चल करके देखने को मिलती है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द मेंडल एक्सपेरिमेंट। जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया ये उसके रिजल्ट हम लोगों ने देखे। आगे हम लोग पढ़ेंगे मेंडल ने इन्हीं रिजल्ट के ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजल्ट ही फाइंड आउट सम लॉ ऑफ द जेनेटिक्स के जो है वो उसने कुछ एक लॉ जो थे वो बनाए कि किस प्रकार से ये कैरेक्टर जो है ये इनहर्ट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम कैरेक्टर को जो है वो क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। Hello students, let's discuss the Mendel's law of inheritance। ठीक है, तो Mendel's law of inheritance। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉ है जो हम लोगों ने अभी पिछले जो लेक्चर है जो मैंने डिलीवर किया उसमें मैंने आपको बताया कि जो रिजल्ट थे मेंडल के वो मैंने आपको बताया। अब उन रिजल्ट से क्या कंक्लूजन निकलता है उसी को जो है वो लॉ के रूप में जो है वो मेंडल ने जो था वो एक्सप्लेन किया। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस it is explained with the help of a monohybrid cross। हम इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो है वो इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये लॉ क्या बोलता है पहले मैं आपको बता देता हूं। दिस लॉ स्टेट दैट ड्यूरिंग दिस क्रॉसिंग द कैरेक्टर्स व्हिच आर अपीयर इन द F1 जनरेशंस, कि जो F1 जनरेशन के बीच में जो कैरेक्टर जो है वो अपीयर होते हैं they are known as the dominant character, and in the presence of those which are unable to express themselves, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं,
दे आर नोन एज द रिसेसिव। ये साधारण से शब्दों में अब हिंदी में बता देता हूं कि जो करैक्टर F1 हाइब्रिड के बीच में शो होते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम करैक्टरों को बोलेंगे डोमिनेंट करैक्टर, और जो नहीं हो पाते हैं उनको हम बोलेंगे रिसेसिव। अब इसको हम एग्जांपल जो है वो आपको मैं समझाता हूं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने पेरेंट्स राउंड having the round seat and the second parent having the wrinkled seat. A cross is made in between the two parents. ओके, दो पेरेंट्स के बीच में जो है वो क्रॉस किया गया, जिसमें एक के जो थे वो राउंड सीड थे, दूसरे के जो थे वो रिंकल्ड सीड थे। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल आर, और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। इसके हम गैमीट बनाएंगे। मैंने बोला जब दोनों अलील एक जैसे हैं तो हम इसको एक ही लिख सकते हैं, दो गैमीट लिखने की जरूरत नहीं। और जब यहाँ पर आपको, लेकिन आपने जरूर लिखना है गैमीट्स, जब इसकी हम क्या करवाएंगे, क्रॉसिंग, तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो आर एंड स्मॉल आर। अब इसका क्या करैक्टर होगा, दिस इज द F1 हाइब्रिड। ये क्या है, F1 हाइब्रिड है। इस F1 हाइब्रिड का क्या करैक्टर होगा, दैट प्लांट हैविंग द राउंड, क्या है ये, राउंड सीड है। तो फिर रिंकल सीड का करैक्टर कहाँ चला गया। अब यही चीज जो है वो मेंडल ने अपने लॉ के बीच में आप लोगों को बताई। क्या बताई, द करैक्टर्स व्हिच आर अपीयर इन द F1 जनरेशन, कि जो कैरेक्टर अपीयर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट करैक्टर। तो यहाँ पर डोमिनेंट करैक्टर क्या है, राउंड सीड, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो हो जाएंगे रिसेसिव करैक्टर। तो दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। यही जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। आगे इसकी जो है वो सेल्फिंग करवानी है, तो क्या मिलेगा, आर एंड आर, और इधर भी आर एंड स्मॉल आर। तो रिजल्ट जो है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जो है वो आप डिफरेंट मोनो हाइब्रिड जो है वो करेंगे आप क्रॉस, तो रिजल्ट हमारे पास जो है वो सेम आएंगे, 3:1 एंड जीनोटाइपिक 1:2:1। ठीक है, ये फिनोटाइपिक ट्रेट और ये जीनोटाइपिक ट्रेट, जो रेशो जो है वो हम लोगों को इस प्रकार से देखने को मिलेगी। Now, what is the reason behind that? अगर हमने इसकी लॉ की एक्सप्लेनेशन देनी हो कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा जो है वो क्यों हो पाता है। अब आप ह्यूमन बीइंग का मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको फिर से देता हूँ। मान लो ये 23 मैटरनल क्रोमोसोम है और ये पैटर्नल, यानी कि ये मदर की तरफ से आए हुए हैं और ये फादर की तरफ से आ रही है। अब एक जीन है, मान लो दैट कंट्रोल द कलर ऑफ द आई। अब ये मदर की जो आंखें हैं दैट इज ऑफ द ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, लेकिन जो फादर की जो आंखें हैं, आंखों का जो करैक्टर है वो है ब्राउन, भूरी आंखें हैं। ठीक है भाई, जब बच्चा होता है, इनके जो बच्चा होगा, अब उसके बीच में ये 23 मदर से आएंगे, 23 फादर से आते हैं, तो इनका जो बच्चा होता है, अब उस बच्चे की जो है वो आंखें जो है वो क्या होती हैं, ब्लैक होती है। ठीक है, ये बच्चा है, चलो ये यही हम लोग इसको बच्चा मान लेते हैं हम लोग, ये तो ये बच्चा मान लेते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो ये मदर की तरफ से आया है, ये फादर की तरफ से आया है। अब मदर के क्रोमोसोम अगर हम ऐसे और ऐसे, अब आप ये मानो जब इसने गैमीट बनाए तो ये एक इधर से आया, जब ये गैमीट बनाए तो एक क्रोमोसोम इधर से आया, तभी तो बच्चे के बीच में एक दोनों जो है वो आपस में यहाँ पर मिलते हैं। तो अब जो बच्चे की जो आंखें हैं वो क्या होती हैं, ब्लैक होती है, दे आर नॉट ब्राउन। इसका मतलब हम लोग हम ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर जो मदर वाला जीन है दैट इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, तभी जो है वो क्या, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे बी एंड ये बी। ठीक है, फिर बी ब्लैक कलर ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और दूसरा जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो जिसने एक्सप्रेस किया उसको हमने बोला डोमिनेंट, जो नहीं कर पाता है उसको हम लोगों ने बोला रिसेसिव। अब आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ के होंगे। अब बात आती है कि एक्सप्लेनेशन की, कि हाउ दे कैरेक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो सीधी सी बात है, द जीन दैट फॉर्म द ब्लैक कलर ऑफ द आई दैट सिंथेसाइज द एंजाइम, वो क्या स्क्रीट करता है भाई, वो एंजाइम स्क्रीट करता है। और फिर जो
एंजाइम, अब देखो ना डीएनए का काम क्या है, डीएनए का काम हमने पहले बनाया, ये आरएनए बनाता है, आरएनए बनाता है और फिर आरएनए से जो है वो प्रोटीन बनते हैं, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। और प्रोटीन जो है वो हम लोगों के बीच में नाक कैसा होगा, उसकी शेप कैसी होगी, ये सारी ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। और हमारी बॉडी काम किस प्रकार से करेगी, वो जो है वो एंजाइमेटिक प्रोटीन है। ठीक है, एंजाइम्स दे आर आल्सो प्रोटीन। तो ये एंजाइम बनाता है, फिर वो एंजाइम अपने आप को एक्सप्रेस करता है, यानी कि एक्सप्रेस करेगा तो वो करैक्टर शो करेगा। तो ये कारण होता है यहाँ पर भी कि भाई यहाँ पर जो आर है, राउंड सीड वाला जो जीन है, उसने वो एंजाइम बनाया और आगे उसने वो करैक्टर शो कराया, लेकिन जो रिंकल सीड वाला जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो इसलिए ये यहाँ पर जो है वो राउंड सीड देखने को मिले, लेकिन मैंने बोला ना कि 2 अलील होंगे, 2 में से एक ही अपना करैक्टर जो है वो शो करेगा, एक जो है वो नहीं कर पाता है। तो और हो सकता है अगर ये डिफेक्टिव जीन हो तब भी ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अब 2 जीन होते हैं ना, इसीलिए एक करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल के बीच में 2 जीन होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ये दोनों वर्किंग हो, तो हो सकता है दोनों में से कोई एक जो है वो काम करेगा, और एक मान लो कोई डिफेक्टिव हो तो जो अच्छे वाला है वो काम करेगा, डिफेक्टिव वाला जो है वो काम नहीं करेगा। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दैट कि व्हाई दिस राउंड सीड इज appeared and now wrinkled seed is appeared। तो राउंड सीड इसलिए कि इसके जो एंजाइम, जो ये डीएनए है, जो ये जीन है, इसने जो थे वो एंजाइम बनाए और उन एंजाइम ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। ये एंजाइम नहीं बना पाया, इसलिए इसका करैक्टर जो है वो अपीयर नहीं हुआ। तो दिस इज द मेंडल लॉ ऑफ मेंडल्स फर्स्ट लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद हम मेंडल्स का जो सेकंड लॉ है उसको जो है वो पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब अलग होना। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये लॉ बोलता है कि व्हेन ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मैं हम लिख लेता हूं पहले, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। Law of segregation, point to be noted, this law is also known as the law of purity of gamete। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि why Mendel's law of segregation is known as the Mendel's law of purity of gamete, कि इसी लॉ को के गैमीट जो है वो प्योर होते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए कि जब हमने मेंडल का थोड़े देर पहले हमने को मेंडल का एक्सपेरिमेंट को जो था हमने एक्सप्लेन किया था, वहां पर हम लोगों ने ये चीज जो थी वो बनाई थी। वो क्या थी? वो मैंने बोला था कि देयर इज नो ब्लेंडिंग, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जीन इन द F1, क्योंकि आगे F2 जनरेशन में हम लोगों को वो करैक्टर देखने को मिलते हैं। तो वहीं से ये लॉ जो है वो निकल कर बाहर आया है। तो ये लॉ क्या बोलता है कि व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर्स और अलील्स, अलीलोमॉर्फ्स और जीन्स आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड, ठीक है, तो दैट रिमेन देयर विदाउट ब्लेंडिंग, विदाउट मिक्सिंग and get separated during the time of gamete formation। Point to be noted। क्या बोलता है ये बोलता है कि when a pair of allele, when a pair of allele is brought together in a hybrid, ये बना hybrid, ये when a pair of allele having the contrasting character, ये क्या है? tall है, ये क्या है? dwarf है। तो इनके ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जब हमने इसको F1 हाइब्रिड के बीच में इकट्ठा किया तो हम ये लॉ बोलता है कि दे रिमेन देयर। तो ये जो इंडिविजुअल बना, F1 इंडिविजुअल बना, ये इसके बीच में ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहते हैं, विदाउट ब्लेंडिंग और विदाउट मिक्सिंग। कोई मिक्सचर नहीं बनाते हैं, इनके मिक्सिंग नहीं होते हैं। एंड गेट सेपरेटेड, और ये बोलता है ये फैक्टर, ये अलील भाई अलग अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ये गैमीट बन गया, ये टू एन इंडिविजुअल है, ये क्या बन गए? गैमीट। तो आप देख रहे हैं कि गैमीट जो है स्पर्म और ओवम वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, उनके बीच में एक सेट क्रोमोसोम का ही होता है सिर्फ। तो ये देखो ये हैप्लॉइड हो गए, तो ये जो अलील थे दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो इसका मतलब हुआ ये अलग तभी हुए अगर इसकी यहाँ पर किसी प्रकार से कोई मिक्सिंग नहीं थी। अगर ये मिक्सिंग होती तो ये अलग नहीं होता।
तो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यही जो है वो क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो मेंडल ने अपने रिजल्ट से निकाला था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आप लोगों ने जब ये लॉ एक्सप्लेन करना है तो आपने इस लॉ को भी विद द हेल्प ऑफ चकोर बोर्ड या जो पुनेट स्क्वायर के साथ जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो आप कोई भी करैक्टर ले लेंगे, चाहे टॉलनेस का, चाहे हाइट का करैक्टर, चाहे राउंड सीड का एग्जांपल, चाहे जो पोजीशन ऑफ फ्लावर, हम अलग अलग करेंगे। जैसे पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर का करैक्टर लेंगे तो वो क्या है, जैसे एक्सियल फ्लावर है इज क्रॉस विद टर्मिनल फ्लावर, तो उसके लिए हम स्मॉल ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्सियल फ्लावर एंड टर्मिनल फ्लावर। ठीक है भाई, इसके गैमीट्स बना लो आप। मैंने बोला है कि अब जब सिमिलर अलील हो तो हम कोई एक ही जो है वो कंसीडर करेंगे, एक ही जो है वो। अब ये क्रॉसिंग लिखना आपने वैसे ही है सारा, जैसे मैंने आपको लिख करके बताया था, वही मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ उसको। अब ये है F1 हाइब्रिड, ये क्या है F1 हाइब्रिड, एंड दैट कैन हैविंग द एक्सियल फ्लावर। कौन से फ्लावर हैं हाइब्रिड के पास, इसके पास है एक्सियल फ्लावर, यानी कि ये वाला करैक्टर जो है वो एक्सप्रेस हुआ तो हम बोलेंगे दिस इज द डोमिनेंट करैक्टर। आगे फिर से वही बात क्या करेंगे, सेल्फिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या कर लो, इसको थोड़ा अगर आसान करना है शुरू शुरू में, इस क्रॉस विद ए, इसके आप गैमीट इधर को लिख लो ए एंड ए, और इसके गैमीट आप इस तरफ को लिख लेंगे ए एंड स्मॉल। अब वही क्रॉसिंग करेंगे जब हम इसकी, तो हमारे पास वही जो है वो रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ओके, that is the 3:1 and 1:2:1 genetic constitution। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो क्या बोलता है कि देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स इन F1 हाइब्रिड, एंड दिस कैरेक्टर जो है जो अलील्स हैं दे गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ये देखो, इसने ये एक गैमीट ये बनाया और दूसरा ये बनाया, इसने एक ये बनाया एक ये, एंड these gametes they have the characters which are pure इन गैमीट्स के पास। अब ये देखो, ये जो गैमीट या इससे जो गैमीट बनेंगे, क्या गैमीट बने, एक गैमीट बना ए, तो इसके जो दूसरा बना स्मॉल ए, भाई इसके पास जो जीन है दैट ब्रीड ट्रूली फॉर देयर कैरेक्टर्स, इनके क्या कैरेक्टर है, इसके जो है वो एक्सियल फ्लावर ही होंगे, और इसके जो है वो क्या होंगे, टर्मिनल फ्लावर होंगे, टर्मिनल फ्लावर। तो इसका मतलब है कि ये जो गैमीट्स हैं इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, इनके पास जो जीन है दैट ब्रीड ट्रूली फॉर दैट कैरेक्टर, जो हम लेकर के चले F1 हाइब्रिड के जो गैमीट्स बने, तो हम लोग इसलिए इस लॉ को जो है वो क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, कि गैमीट्स के पास जो जीन है वो अपने कैरेक्टर्स के लिए पूरी तरह से ट्रूली ब्रीड करेंगे। क्या करेंगे, ट्रूली ब्रीड करेंगे। मगर यहाँ पर नहीं हो पाया ना, यहाँ पर क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर एक डोमिनेंट है, यहाँ पर रिसेसिव है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। आगे ये डिपेंड करेगा कि इसकी जो ये गैमीट है, मान लो ये स्पर्म है, इसने एग के साथ फ्यूज करना है, तो वो एग कैसा है, अगर वो ये एग है हैविंग द टर्मिनल फ्लावर, तो ये कंडीशन जो होगी दैट प्लांट हैविंग द टर्मिनल फ्लावर। अगर वो इसके साथ मिक्स कर जाता है ना, तो यहाँ पर जो है वो फिर वही डोमिनेंट और रिसेसिव वाला। मगर जो अलील, जो इसके जो गैमीट बनेंगे उनके पास जो जीन होंगे वो उसके अपने कैरेक्टर्स के लिए ट्रूली ब्रीड करेंगे। ये बोलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। अब जो थर्ड लॉ है मेंडल का, दैट इज अगेन द इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड लॉ जो है ये बोलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment। Third law of Mendel, law of independent assortment। ये बोलता है, अब ये फर्स्ट सेकंड लॉ थोड़े आपस में कनेक्टेड हैं, कि हम लोगों ने बोला कि
इसको हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन किया जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस से इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्या बोलता है कि वही जो है, पहले मैं आपको इसको जनरल सी बात में समझा देता हूं कि जब गैमीट्स बनते हैं F1 हाइब्रिड के बाद जो गैमीट्स बनाएंगे, फिर वो गैमीट्स आपस में किस प्रकार से जुड़ेंगे। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते हैं, ये बंधे नहीं होते हैं, कोई कंडीशन नहीं होती है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि जब कोई नया मतलब गैमीट बनने के बाद जो नया इंडिविजुअल जो बनेगा, जब ये जीन आपस में इकट्ठे होकर के किसी एक इंडिविजुअल के बीच में जाएंगे, तो ये बोलता है कि ये अपनी मर्जी से जाते हैं, ठीक है। दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दे आर नॉट बाइंड, देयर इज नो ब्लाइंडिंग, किसी के साथ जो है ये जुड़े हुए नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि भाई मैं जा रहा हूं उधर के आप भी उधर ही चलो, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि द जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर लोकेटेड इन डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। अब ये मान लो कि ये टॉलनेस को है वो जो है वो कैरेक्टर को डिफाइन करता है, ये भी टॉल, ठीक है। और दूसरा कोई क्रोमोसोम का पेयर है, जैसे मैंने बोला ह्यूमन बीइंग के कितने हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसका जो है वो इसका ये टॉलनेस का है, ये जो है वो कलर ऑफ आई के लिए है, ये ब्लैक है, ये जो है वो कुछ और मान लो ब्लू, ब्लैक और ब्लू इस प्रकार से हैं यहाँ पर। तो ये बोलता है कि जबरदस्ती नहीं है कि अगर टॉलनेस का कैरेक्टर जो है वो कहीं जा रहा है, ठीक है, तो वे उसके साथ जो है ये वाला जाएगा। नो, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ओके, और ये बात समझ में, दिस लॉ स्टेट दैट द जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, पॉइंट टू बी नोटेड, द जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, ये टॉलनेस का, ये कलर ऑफ आई का, ओके, द जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स लोकेटेड इन डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ये मान लो थर्ड पेयर है, ये मान लो सेवंथ पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, दैट इज द फर्स्ट इज लोकेटेड ऑन द थर्ड, डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, दे आर independent of one another in their segregation during the gamete formation। तो जब एक गैमीट फॉर्मेशन होगी, देखो इसने अपना अलग होना है, इसने अपना अलग होना है, ठीक है, ये होकर के टी और ये भी जो है वो टी हो गया, इसने जो गैमीट बनाया वो बी और इसने जो मतलब ये क्रोमोसोम जो है वो बी, ओके, ये अपना सेवंथ पेयर है, ये थर्ड पेयर है, ओके। अब ये बोलते हैं कि जब ये गैमीट फॉर्मेशन हुई तो ये इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर इन देयर सेग्रीगेशन, अलग अलग होने में, एंड दे assert the principle this then they assert independently, और ये जब ये किसी इंडिविजुअल के बीच में, प्रोजेनी के बीच में जाएंगे तो भी ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। ऐसा नहीं है कि थर्ड वाला ये बोलेगा कि मैं उसमें वहां जा रहा हूं तो आप भी वहां चलो, तो हो सकता है इसके साथ टी वाले के साथ ये वाला चला जाए, नहीं जाएगा, दोनों में से एक ही, या फिर ये वाला चला जाए। The independent assortment, यही है independent assortment। If we consider the inheritance of two or more genes at a time, their distribution in the gametes and in the progeny of subsequent generation is independent to each other। आप लोग समझे या थोड़ा कंफ्यूज किया आप लोगों ने? मैं आपको फिर से इस चीज को समझाता हूँ बड़े आसान से तरीके से। ये मान लो ह्यूमन, ये किसी भी इंडिविजुअल के बीच में 1 2 3 4 5 6 7, चलो बाइसम्स टाइबम ही समझ लेते हैं, गार्डन पी, 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट जो जीन है वो टॉलनेस का है, इसके बीच में टी है, ये जीन है। सेकंड के बीच में, चलो सेकंड को छोड़ दें, थर्ड के बीच में जो है वो एक्सियल फ्लावर, ठीक है, या टर्मिनल फ्लावर वाला जो है वो, या एक्सियल फ्लावर और टर्मिनल फ्लावर ये वाला जीन है, इसके पास जो है वो किसी और चीज का जीन है, फर्स्ट थर्ड सिक्स्थ के पास जो है वो कोई और कैरेक्टर का जीन है, दैट इज द सीड जो है वो यहाँ पर राउंडेड है और यहाँ पर राउंडेड है, ओके। अब यही कंडीशन जो है वो दूसरा इंडिविजुअल है, उसके पास भी यही 7 जीन है, ओके, 7 जीन इसके बीच में देखने को मिलते हैं। तो ये बोलता है कि जब इसने गैमीट बनाने हैं और इसने गैमीट बनाने हैं, ठीक है, ये गैमीट जब बनेगा तो एक पेयर अलग से चले जाएंगे, ये 7 अलग चले जाएंगे, 7 अलग चले जाएंगे। बात ये है कि जब हाइब्रिड की बात आती है,
बात हाइब्रिड की आती है तो ये साथ एक तरफ हो जाएंगे, ये साथ एक तरफ होंगे, यहाँ कोई वो पंगा नहीं है क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन है। मगर अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन हुई तो क्या होगा? तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है वो एक्सिल का फ्लावर है, यहाँ पर टर्मिनल का है कि भाई आपने मेरे साथ आपने ये जाना है, आपने मेरे साथ जाना नहीं। ये बोलते हैं ये इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ जा सकता है, इस प्रकार से जाएंगे साथ ही, मगर ये इंडिपेंडेंट होंगे टू वन अनदर, क्योंकि ये डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है and the characters which are located on them they are also the different from each other। ठीक है भाई? इसका